नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक में अगले महीने चुनाव होने वाला है। इस चुनाव पर बीजेपी की साख है, कांग्रेस की राजनीति डिपेंड करती है इस चुनाव पर, और जेडीएस के लिए सर्वाइवल की लड़ाई है ये चुनाव। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि कर्नाटक चुनाव से जुड़े हुए काफ़ी मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेडीएस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, और इतिहास में कर्नाटक में किन किन पार्टी की सरकारें बनी हैं और जनता का रुझान क्या है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहना इस वीडियो के लास्ट तक क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग्स कर्नाटक के बारे में मैं निकाल के लाया हूँ। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा आपको सुनाता हूँ। 3 अक्टूबर 1990 की बात है। कर्नाटक के दोवणगेरे में हिंदुओं ने एक शोभा यात्रा निकाली, लेकिन ये शोभा यात्रा उन्होंने निकाली मुस्लिम इलाके से। दंगा भड़क गया। इसी दौरान कर्नाटक के चन्नपटना में एक हिंदू लड़के ने एक मुस्लिम लड़की को छेड़ दिया और इसके बाद सांप्रदायिक हिंसा होने लगी। जैसा कि स्वाभाविक सी बात है, दर्जनों लोग इस घटना में मारे गए। और इस समय कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। वीरेंद्र पाटिल मुख्यमंत्री थे। कुछ दिन पहले ही वीरेंद्र पाटिल को हार्ट अटैक आया था और वो हॉस्पिटलाइज्ड थे। अब इस डैमेज कंट्रोल को मैनेज करने के लिए उस समय के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजीव गांधी जी कर्नाटक आते हैं और थोड़ी ही देर के बाद वीरेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का ऐलान कर देते हैं। लोग कहते हैं कि वीरेंद्र पाटिल को हटाने का फैसला उन्होंने एयरपोर्ट पे ही ले लिया था। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक मुख्यमंत्री को हटाने का अधिकार होता है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास। इन कांग्रेस को ये फैसला कितना महंगा पड़ने वाला था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाओ कि 1990 के बाद से अभी तक कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार कर्नाटक में नहीं मिली है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि वीरेंद्र पाटिल लिंगायत समुदाय से आते थे, लिंगायत समुदाय के बहुत बड़े नेता थे। 17% से ज़्यादा आबादी, या अभी कहें कि 18% से ज़्यादा आबादी कर्नाटक के अंदर लिंगायत समुदाय की है। विपक्षी दलों ने इसी बात को लिंगायतों के अपमान से जोड़ करके दिखाया और बीजेपी को कर्नाटक में एंट्री मारने का मौका मिल गया। और उसके बाद से लिंगायत समुदाय बीजेपी के लिए कोर वोटर की तरह काम कर रहा है। वीरेंद्र पाटिल की जब सरकार बनी थी 1989 में, लगभग 178 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 1994 में जो चुनाव हुए थे उसमें महज 34 सीटों पर आकर के कांग्रेस सिमट गई थी। तो राजीव गांधी जी का वीरेंद्र पाटिल को अचानक से हटा देने वाला फैसला कितना समझदारी भरा था, इस बात का निर्णय आप खुद लगा सकते हैं। वहीं इस चुनाव में बीजेपी 4 सीटों से 40 सीटों पर आ गई। अब चूंकि कर्नाटक में चुनाव में लगभग 30 दिन से भी कम का समय बाकी है, तो कुछ रोचक बातों पर डिस्कस करते हैं। कैसे कर्नाटक में सरकार बनती है और कैसे इस साल सरकार बनेगी। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1881 में अंग्रेजों ने प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर काउंसिल का गठन किया था। ये जो प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर है, ये एक छोटा हिस्सा है कर्नाटक का। 1947 में हमको आज़ादी मिल गई, तो ये जो प्रिंसली स्टेट है ये भारतीय गणराज्य में शामिल हो गया। और 1956 में इसी प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर की सीमाओं को रीऑर्गेनाइज करके थोड़ा बढ़ाया गया और 1 नवंबर 1973 को इसका नाम बदल के कर्नाटक कर दिया गया। अब 2023 में जो चुनाव हो रहे हैं ये कर्नाटक की 16वीं विधानसभा के चुनाव हैं। कर्नाटक विधानसभा की अगर बात करें तो कुल 224 सीटें हैं, 113 सीटों पर पूर्ण बहुमत मिल जाता है। इस साल मतदान की तारीख 10 मई 2023 है और 13 मई 2023 है, मतलब 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और कुल 5 करोड़ 21 लाख वोटर कर्नाटक के चुनाव में मतदान करने वाले हैं। मौजूदा समय की अगर बात करें तो इस समय कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बसवराज बोम्मई इस सरकार के मुखिया हैं, यानी मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के पास इस समय 118 सीटें हैं, 74 सीटों पर कांग्रेस है और 26 सीटों पर जेडीएस है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2008 की बात करते हैं, बीजेपी को 110 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी और जेडीएस को 28 सीट मिली थी। 2013 के चुनावों की अगर बात करें तो कांग्रेस को 122 सीटें मिली थी, 40 बीजेपी को और 40 जेडीएस को मिली थी। वहीं 2018 की अगर बात करें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी और बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी और जेडीएस को 38 सीटें मिली थी। आपको पता ही है 2019 में कांग्रेस और जेडीएस के 16 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था और इस तरीके से बीजेपी की गवर्नमेंट कर्नाटक में बन गई थी। बाद में यही 16 विधायक
बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और बाद में जीत भी गए। अब कर्नाटक में दो जातियों का बड़ा वर्चस्व है, एक तो है लिंगायत समुदाय और दूसरा है बोकालिंगा। ये दो जातियां ऐसी हैं कि इनका जिधर वोट पड़ जाए उस पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनती है, और इसी वजह से बीजेपी पुराने मैसूर क्षेत्र में बोकालिंगा समुदाय को लिभाने में लगी है और कांग्रेस की नज़र लिंगायत समुदाय पर है। अब अगर कर्नाटक में जातीय समीकरण की बात करें तो ओबीसी 16% है, मुस्लिम 14% है, बोकालिंगा 11%, अनुसूचित जनजाति 7%, कोरवा जाति 7% है, ब्राह्मण 2% है, 2% बौद्ध, जैन और सिख हैं, 2% ईसाई है, 2.5% अन्य जातियां हैं और 19.5% अनुसूचित जाति है और 16% लिंगायत समुदाय है। मतलब लगभग 27% वोटर जो हैं वो लिंगायत और बोकालिंगा समुदाय से आते हैं। अब ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी जी की साख का चुनाव है। कांग्रेस के लिए ये कांग्रेस की राजनीति का चुनाव है। अभी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा भी की है, तो उसका कितना असर पड़ेगा उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। और जेडीएस के लिए तो ये अस्तित्व का चुनाव है। अब आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन की तरफ, और वो ये है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन कौन से चेहरे हैं और कांग्रेस की ओर से कौन से चेहरे हैं। ऑब्वियसली जेडीएस इस बार भी किंग मेकर की भूमिका निभाने की कोशिश करेगी, पर हम बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो चेहरे मुख्यमंत्री के लिए फिट बैठते हैं उन पर बात करते हैं। बीजेपी ने तो ये कह दिया है कि बोम्मई के नेतृत्व में चाहे वो चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद ही होगा। मतलब कि बोम्मई के चेहरे पर भी अभी संशय है। कांग्रेस की अगर बात करें तो डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया, ये दो नेता मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं।